हेलो स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हम उर्दू मीडियम नीट फिजिक्स की जो नोट्स है, जो मैंने नोट्स बनाया है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, तो उस नोट्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप सोच रहे होगे सर एक्सप्लेनेशन वीडियोस की क्या ज़रूरत है, तो आपको मैं बता दूं, जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो नीट का और नोट्स पढ़ रहे हो, जैसे आप यहाँ पर नोट्स देख पा रहे हो। नोट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। ये नोट्स यहाँ पर जो बनाई गए हैं ये बहुत डिटेल नोट्स बनाई गई है। लगभग इसका अभी जो चैप्टर, मेरा पहला चैप्टर मैंने शुरू किया हूँ और लगभग ये पहला चैप्टर ही ऐसा समझ लीजिए कि 90 से 95 पेज का हो गया है अभी तक के जो बनते हुए आ रहा है। और मुझे जैसा जैसा लग रहा है, मुझे इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ टॉपिक के ऊपर, वो कम बहुत डिटेल वजाहत उसकी दे रहा हूँ, उसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसालें दे रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पर उसका न्यूमेरिकल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे से एक नोट्स मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इस नोट्स को बनाने के बाद में मैं उसके ऊपर वीडियोस लेक्चर भी बना रहा हूँ। ये वीडियोस लेक्चर इस नोट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी हर टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। यानी बच्चा अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको ये वीडियोस लेक्चर से एक सपोर्ट ये होगा कि नोट्स उसको समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नोट लेक्चर जो है हमारे नीट के लिए है, JEE की, NCERT और ऑल मीडिया के अंदर जितने स्टेट बोर्ड्स है सभी के लिए ये नोट्स रहेगी। उसी तरह इंडिया के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, इंडिया और इंडिया के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी ये नोट्स और वीडियोस लेक्चर रहेंगे, आप लोग इनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो आज का पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वसत और जोश। फिजिक्स का वसत और जोश क्या है, जैसे क्लास 11 के बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इल्म तबैयात की वसअत बहुत बड़ी है। हम इसकी मुख्तलिफ ज़ैली शाखों को देखकर इल्म तबैयात की वसअत को समझ सकते हैं। ये कुदरती मज़ाहिर की एक बहुत वसी अक़साम का अहाता करता है। ये खुर्दबीनी सतह से कलाबीनी सतह तक के मज़ाहिर से मुतालिक है। खुर्दबीनी हल्का, खुर्दबीनी क्या है, कलाबीनी क्या है, वो भी नीचे मैंने बताया हूँ एग्जाम्पल के साथ में, वो भी आप बेफिक्र रहिए, समझ में आ जाएगा आपको। नीचे बिल्कुल देखते हुए चलिए। खुर्दबीनी हल्का में जौहरी, सालमाती और मरकजियाती, यानी ये क्या होता है देखो, ये बता देता हूँ मैं आपको। ये नाम क्या है, जौहर आपको पता है, एटम इंग्लिश में, जो एटम होता है, एटम इंग्लिश में कहते हैं उसे, उर्दू में जौहर कहते हैं। सालमा यानी मॉलिक्यूल, और मरकजा यानी न्यूक्लियस जो होता है एटम का, उसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, शामिल है। कलाबिनी हल्का में तजुर्बागाह, ज़मीनी और फल्कियाती पैमानों पर होने वाले मज़ाहिर शामिल होते हैं। ये इबारत इबारत बोले तो ये एक्सप्लेनेशन है, जो ऊपर पैराग्राफ दिया है हमने ये वाला, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। ये इबारत इल्म तबैयात की दो अहम सतहों, यानी खुर्दबीनी यानी माइक्रोस्कोपिक, और खुर्दबीनी को ही कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक, और कलाबीनी को हम यहाँ पे कह रहे हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप बोले तो जो माइक्रोस्कोप से देखे जा रहे हैं, और माइक्रोस्कोपिक बोले तो जो रोज हम देख सकते हैं खुली आंखों से, और जो खुली आंखों से नहीं देख सकते उसको ये कह रहे हैं। सतहों की वजाहत करती है। खुर्दबीनी हल्का में वो मज़ाहिर शामिल है, जो पहले यहाँ पर हम पहले नंबर 1 टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि हमने बोला है माइक्रो, MIC, माइक्रोस्कोपिक। खुर्दबीनी हल्का में वो मज़ाहिर शामिल हैं जो बहुत छोटे पैमाने पर वकूअ पज़ीर होते हैं, जैसे कि जौहर, एटम बहुत छोटा होता है, सालमा, मॉलिक्यूल्स, मरकज़े वगैरह बहुत छोटी चीज़ें होती है ना, के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ और अमल, इनमें कीमियाई तामुलात, जौहरी रद्द-ए-अमल और ज़राती तबीयत जैसे मौज़ूआत शामिल है। ये माइक्रोस्कोपिक हो गया, क्या पहले का टॉपिक का एक्सप्लेनेशन। दूसरा है मैक्रो, MAC। कलाबिनी हल्का में वो मज़ाहिर शामिल हैं जो बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं, जैसे तजुर्बागाह में होने वाले तजुर्बात, ज़मीन पर मौसमी या जोग्राफियाई तब्दीलियाँ और फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी में सितारों, सैयारों और कहकशाओं के दरमियान होने वाले अमल। ये भी तो फिजिक्स का ही पार्ट है ना भाई, न्यूमेरिकल। हम जो स्पेस के बारे में बात करते हैं, फल्कियात जैसे हमें सितारों, सैयारों, कहकशा, गैलेक्सीज वगैरह के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स का पार्ट है, और ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है ना, बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक, यानी जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, और जिसको खुली आंखों से नहीं देख सकते वो माइक्रो, MIC। इस हल्के में वो तमाम कुदरती वाक़यात आते हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तजुर्बात के ज़रिए से देख सकते हैं। इस वजाहत के ज़रिए इल्म तबैयात की वसअत और इसके मुख्तलिफ दायरे को बयान किया गया है। चलिए वो समझते हैं। अब देखो यहाँ पर पहला टॉपिक आप देख रहे हैं, ये वसअत हमें ये समझने में मदद देती है कि इल्म तबैयात न सिर्फ छोटी तरीन इकाइयों जैसे कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रवैये को बयान करता है, बल्कि कायनात की सबसे बड़ी साख्तों के तामुलात को भी बयान करता है। अब इसका जो हमने जो पॉइंट दिया है ना, इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, वो वजाहत यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो वजाहत ऐसे हर टॉपिक के लिए मैंने वजाहत किया हूँ, ज़रूरत पड़ने पर मिसालें भी दिया हूँ, ज़रूरत पड़ने पर एग्जाम्पल भी दिया हूँ। और आपको भी अगर लगे कभी कि सर इसमें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होना चाहिए था, और इसमें इस टॉपिक में एग्जाम्पल दीजिए या इस पर और वजाहत कीजिए,
या फिर आपको लग रहा है कि सर इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐड कीजिए, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी मैं वो सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा। आप मुझे बता सकते हैं, मेरा नंबर आपको शुरू में ही मैंने बता दिया हूँ, उस पर आप मुझे बता सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक पर आप कुछ वजाहत और कीजिए, इंशाल्लाह की जाएगी। मैं हर बार नोट्स को अपडेट करता रहूँगा। जैसे अभी मैं आपको बोला कि ये फाइनल नहीं हुई है नोट्स, ये फाइनल मतलब फाइनल हो गई है, लेकिन जब जब जरूरत पड़ेगी इसमें और अपडेशन की, तो मैं इसमें अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे बता सकते हैं बीच बीच में कि सर अगर आपको लगना, आप बोल सकते हैं, ठीक है। कुदरत में हमें मुख्तलिफ अक़साम की क़ुव्वतों का सामना होता है जो मुख्तलिफ पैमानों और नौइयत के मज़ाहिर का सबब बनती है। तो रफ कर देते हैं, कैलकुलेशन वगैरह का यहाँ पर पार्ट है, चलिए ठीक है। नौइयत के मज़ाहिर का सबब बनती है, इनमें से कुछ क़ुव्वतें दर्जे ज़ैल है। अभी हम बात कर रहे हैं क़ुव्वतों की, कौन सी क़ुव्वत है ये देखते हैं यहाँ पर। अभी देखो बेटा, यहाँ पर क़ुव्वतों में ना हम 4 टाइप्स की क़ुव्वतें लेते हैं। कौन सी होती है वो भी हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जोहरी क़ुव्वतें यानी न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस जो है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर जो हम यहाँ पर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, क़ुव्वतों के बारे में बात करते हैं, जो न्यूक्लियस एंड मरकज़ के अंदर जो देखने में आती है उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। क्या होती है वो भी एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। ये क़ुव्वतें जौहरों के अंदर पाई जाती है और 2 बुनियादी अक़साम में तकसीम की जाती है। मजबूत न्यूक्लियस, यानी देखो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है, पहला तो सही है। तकसीम की जाती है मजबूत जौहरी क़ुव्वत यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा होता है ये कहाँ पर होती है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जौहर के मरकज़ में बांध कर रखती है। आप सोच रहे हो कि सर क्या है ये क़ुव्वत, कौन सी है। मैं आपको बेसिक, जैसे इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन तो और भी आगे आएंगे, लेकिन टॉपिक बीच में आया है ना, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अब एक हमने यहाँ पर जैसे आपको चलो ऐसे बता देगा, आपको पता ही है जो जौहर होते हैं, यानी हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर जो है ना प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पता है ना आपको। प्रोटॉन का साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन का भी पॉजिटिव, किसी के अंदर 2 प्रोटॉन वगैरह है, 2 से ज़्यादा है तो हमें पता है। अब जो न्यूक्लियस होता है हमारा, उसके अंदर पॉजिटिव भी रहता है, जैसे न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया हूँ यहाँ पर, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। आपको तो बेसिक तो इतना पता ही है सभी को, आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जो मस्बित होते हैं वो कभी एक साथ रहना पसंद तो करते नहीं, तो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं ना, रिपेल होते हैं। तो फिर सर आप सोच रहे हो सर ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो ये जो है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है जो इनको बांध कर रखती है, यानी एक दूसरे की तरफ खींच के रखती है। जबकि अपने को पता है, वैसे क्या है कि हमें पता है कि ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है, तो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है वो उसको बांध कर रखती है, एक दूसरे के पास में न्यूक्लियस के अंदर बंध के रखती है। तो वो होती है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जौहर के मरकज़े में बांध कर रखती है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, उसी तरह प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मरकज़े के अंदर बांध के रखती है। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पर कमजोर जौहरी क़ुव्वत, जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन था, स्ट्रॉन्गली वीक न्यूक्लियर फोर्स, मैंने करेक्शन लिया अभी यहाँ पे। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो तापकार कशी क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी, नीचे बताया गया है इस टॉपिक को, के मज़ाहिर के लिए जिम्मेदार होती है। क्या होते हैं वो बता देते। तापकार कशी क्या है पहले तो ये समझ लो। एक ऐसा कुदरती अमल होता है जिसमें गैर मुस्तकिम जौहर के मरकज़ अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस खुद ब खुद तवानाई की तापकारी यानी रेडिएशन की शक्ल में अखराज करता है। आपने रेडिएशन का नाम रेडिएशन सुनूंगा, जैसे हमारे पास में रेडियम वगैरह कुछ एलिमेंट है ऐसे जिसमें से रेडिएशन निकलती रहती है। अब जाहिर सी बात है, रेडिएशन यानी एनर्जी, उसमें से क्या है, रेडिएशन बनकर बाहर निकल के कंटिन्यूसली अमल चलता रहता है। और जाहिर सी बात है, ऐसा होने के बाद क्या होगा, उसका मास धीरे 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 क्या होता है, टाइम बहुत लगता है, कुछ कुछ बहुत लंबी प्रोसेस होती है। रेडिएशन में क्या है कि उसके अंदर से एनर्जी तवानाई निकल रही है, यानी हम कहते हैं उसके अंदर से रेडिएशन निकल रही है, तापकारी जिसको हम कह सकते हैं, तापकार कशी, रेडियो एक्टिव उसमें से रेडिएशन निकल रही है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना रेडिएशन निकलती रहती है, और उसके वजह से एनर्जी भी क्या हो रही है, बाहर जा रही है, अखराज होता करता रहता है। ये एक ज़्यादा मुस्तकिल स्टेबल हालत में मुंतकिल होता है, यानी ये पहले शुरुआत में अनस्टेबल स्टेट पर है, अनस्टेबल से वो एक स्टेबल स्टेट में वो जाना चाह रहा है, स्टेबल अपने आप को करना चाह रहा है, मुंतकिल होता है। ये अमल वक्त के साथ खुद ब खुद होता है, और ये खुद ब खुद होने वाला अमल है, ये कोई प्रोसेस से नहीं होता है, खुद ब खुद होता है। किसी बैरूनी कुव्वत, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती इस अमल के लिए ना, किसी फोर्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, खुद से ही रेडिएशन इसमें से निकलते रहती है। और ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान एग्जांपल दूँ गैस की, पेट्रोल, एक ग्लास में
कांच के गिलास में आपने पेट्रोल लिया जार में, और ग्लास के गिलास में पेट्रोल लिया, उसको आपने खोलना छोड़ दिया, आप देखोगे थोड़ी देर बाद वो पेट्रोल खुद ब खुद ही खत्म होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम आएगा कि पूरा गायब हो जाएगा पेट्रोल। तो क्या हुआ, पेट्रोल उड़ गया। हम कहते हैं ना उड़ गया। वैसे ही ये कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर से रेडिएशन निकलते रहती है। रेडिएशन डेंजरस होती है, रेडिएशन निकलती रहती है, और ये रेडिएशन के कारण वो क्या है, अपना मास होते जाते हैं। तो ये होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं तापकार कृषि यानी रेडियो एक्टिव डिके। उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करते हैं कीमियाई कुव्वतें, केमिकल फोर्सेस। ये जौहरों और सालमात के दरमियान पाई जाती है, जैसे आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, जो कीमियाई रद्द अमल की बुनियाद है। कीमियाई कुव्वतें वो कुव्वतें जो जौहरों, एटम्स और सालमात मॉलिक्यूल्स के दरमियान तामुल इंटरेक्शन पैदा करती है और उन्हें आपस में बांध कर रखती है। ये कुव्वतें मुख्तलिफ अक़साम की कीमियाई बॉन्डिंग का सबब बनती है, जैसे आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड कीमियाई रद्द अमल की बुनियाद और मादे की साख्त और ख़ास पर मुतासिर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। रस्सी और स्प्रिंग से पैदा होने वाली कुव्वतें, ये वो कुव्वतें हैं जो लचकदार मवाद जैसे स्प्रिंग या रस्सियों में होती है। रस्सियों और स्प्रिंग्स में पैदा होने वाली कुव्वतें कौन सी होती है, अभी ये तो आपको पता ही है कि चलिए एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इसको समझने में। ये वो कुव्वतें हैं जो लचकदार मवाद जैसे रस्सियों और स्प्रिंग्स के अंदर पैदा होती है। इन कुव्वतों का ताल्लुक लचक, इलास्टिसिटी से होता है। यानी जब इनमें इनको खींचा जाता है तो क्या होता है, अभी एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पर बताता हूँ, पहले सब टॉपिक पढ़ देते हैं। यानी जब इन अशिया को खींचा दिया जाता है तो ये कुव्वतें उन्हें दोबारा अपनी असली हालत में लाने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल इसकी देता हूँ। पहले यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जब एक शख्स किसी पत्थर को, यहाँ पर जो है ना एक रस्सी के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, जब एक शख्स किसी पत्थर को रस्सी से यहाँ पर दिया गया है, रस्सी के जरिए खींचता है तो रस्सी के अंदर एक टेंशन फोर्स पैदा होती है जो पत्थर और शख्स के दरमियान मुतवाजन हालत बरकरार रखती है। अब इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे स्प्रिंग है, और इसी तरह जैसे आपने हम क्लास 12 के अंदर काफ़ी बच्चे जो है अभी नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें भी हमने ये टॉपिक देखा था कि अगर जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके की स्प्रिंग ले लिया और उसको एक लोड लगा दिया, और ये जो लोड है इसको नीचे की तरफ अगर खींचा तो मैं देखूंगा कि ये वापस जब नीचे खींचेगी ना तो ये ऊपर जाना है वापस कोशिश करेगा, यानी ऊपर लेकर जाएगा इसको। वैसे ही रबर के अंदर अगर बात करें, एक रबर ले लिया आपने, रबर को इधर से फोर्स लगाया आपने, इधर से फोर्स लगाया, तो हम देखेंगे वो रबर दबने के बाद भी वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा, है ना। तो ये कुव्वतें होती है। यहाँ पर कौन सा कानून यहाँ काम करता है, कानून भी बताया गया है। रस्सी में तनाव हमेशा खींचने की स्थिति में होता है और रस्सी के हर हिस्से में ये कुव्वत पैदा होती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग से पैदा होने वाली कुव्वत, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में जो कुव्वत पैदा होती है इसे लचकदार कुव्वत, इलास्टिक फोर्स या बहाली कुव्वत, रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये कुव्वत स्प्रिंग के सिकुड़ने या फैलने की वजह से पैदा होती है और हमेशा स्प्रिंग को दोबारा अपनी असल हालत में लाने की कोशिश करती है। तो ये भी टॉपिक जो है रेस्टोरिंग फोर्स वगैरह का हमने ऑसिलेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा है। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद है रस्सियों और स्प्रिंग से पैदा होने वाली कुव्वतें, ये वो कुव्वतें हैं जो लचकदार मवाद, रिपीट हो गया, ठीक है, यहाँ पर उसका कानून ये बता दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, रिपीट हो गया तो वो टॉपिक सेम रह गया था। हाँ, स्प्रिंग में जो कुव्वत पैदा होती है इसे लचकदार, इलास्टिक फोर्स या भारी, ये भी बता दिया गया है। एग्जाम मिसाल, हाँ मिसाल देख लेते हैं अब इसकी। अगर एक स्प्रिंग को दबाया जाए तो इसके अंदर एक बहाली कुव्वत पैदा होती है जो इसे दोबारा अपनी असल हालत में वापस लाने की कोशिश करती है। ये पता है आपको। ये जैसे अगर इसको मैं ऐसे बोलूँ कि एग्जांपल, एक स्प्रिंग है आपके पास में ऐसा, ओके, और इसके ऊपर आपने एक लोड, एक वजन इसके ऊपर पत्थर लगा रखा है, और इस पत्थर को नीचे की तरफ खींचोगे तो आप देखेंगे पत्थर नीचे तो चला जाएगा, जब छोड़ोगे तो वापस ये ऊपर चला जाएगा, अपनी ओरिजिनल हालत में आने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर स्प्रिंग को खींचा जाए तो ये कुव्वत स्प्रिंग को दोबारा सकेड़ कर अपनी मुतवाजिन हालत में लाने की कोशिश करती है। अमली मिसाल, रस्सी का इस्तेमाल, अगर आप अब एक पुल पर में बैठते हैं तो आप और ज़मीन के दरमियान कशिश की कुव्वत को रस्सी के ज़रिए मुतवाज़िन रखा जाता है। ये रस्सी में टेंशन फोर्स पैदा करती है। अब थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब 3 पॉइंट डिस्कस किए। बरकी और मकनातीसी कुव्वतें, ये चार्ज और मकनातीस के दरमियान पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को।
बरकी और मकनातीसी कुव्वतें वो कुव्वतें हैं जो चार्ज शुदा ज़र्रात और मकनातीसियों के दरमियान पैदा होती है। ये दोनों कुव्वतें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के उसूल के तहत काम करती है, जो कि तबियत की बुनियादी कुव्वतों पर में से एक है। बरकी और मकनातीसी कुव्वतें एक दूसरे से जुड़ी होती है और इनका ताल्लुक चार्ज की हरकत और मकनातीसी मैदान से होता है। पांचों पॉइंट। शकली कुव्वत जमीन और सूरज जैसे बड़े अजसाम की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो कुव्वत है जो तमाम अजसाम के दरमियान इनके कमियती हजम यानी मास की वजह से, या फिर हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट अगर लग रहा है तो सीधा सीधा कह दीजिए कमियत। ओके, इनकी कमियत की वजह से पैदा होती है। ये कुदरत की बुनियादी कुव्वतों पर से एक दूसरे सॉरी ये कुदरत की बुनियादी कुव्वतों में से एक है और हर शय को एक दूसरे की तरफ खींचती है। शकली कशिश का सबसे आम मजहर जमीन की कशिश है, जिसकी वजह से अशिया नीचे की तरफ गिरती हैं। शकली कशिश के बारे में बताया गया। जैसे आप सोच रहे हो कि सर आप डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स एक्सप्लेनेशन वीडियोस है। ये टॉपिक एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं है, ये नोट्स पढ़कर ही बताना है मुझे, नोट्स ही पढ़ने वाले वीडियोस है। वो एक्सप्लेनेशन टॉपिक एक्सप्लेनेशन वीडियोस वो अलग से बनाऊंगा मैं, जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा कंप्लीट। यहाँ पर सिर्फ नोट्स के बारे में ही बताया जा रहा है, नोट्स ही एक्सप्लेन की जा रही है। उसमें से अगर कोई टॉपिक अगर ऐसा लग रहा है जो एक्सप्लेनेशन के लायक है तो उसको बता दिया जा रहा है। फोर्सेस के बारे में जो हमने यहाँ पर बोला है, उसकी रेंज क्या है, उनके किस तरीके से उसको दिखाया जाता है, तो यहाँ पर दिया है, टेबल में दिया गया है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर हम इसको 1 मानकर चल रहे हैं, अगर इसी से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी रेंज क्या होती है, 10 की पावर माइनस, ये अभी नीचे एक्सप्लेन करूंगा बेफिक्र, 10 की कुव्वत -15 मीटर इसकी रेंज है, इतनी छोटी होती है। अब 10 की कुव्वत -15, जाहिर सी बात है। न्यूक्लियर हमने बोला है ना, न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर होती है तो ऑब्वियस है न्यूक्लियस कितना छोटा है आपको पता है, मरकज़ा इलेक्ट्रॉन एटम का, जौहर का, तो उसके अंदर कितनी साइज होती है उसके आपको पता है। उसमें इतने छोटे में जब रहेगी तो जाहिर सी बात है उसकी रेंज यानी उसकी हद भी उतनी कम ही रहेगी। तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी होती है 10 की कुव्वत -2। वीक जो है वो मतलब ये छोटी होती जा रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुव्वत जो है इससे छोटी है, और फिर इसकी रेंज जो है ज़्यादा है, इनफाइनाइट हम यहाँ पे कह रहे हैं। चलो ठीक है, इसको हम यहाँ पर वैसे मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगा, वैसे फिगर आप देख लीजिए अभी इसका। वीक के लिए 10 की कुव्वत -6, ग्रेविटेशनल के लिए 10 की कुव्वत -38। चलिए यहाँ पर नीचे बताए गए हैं ये सारी चीज़ें। इसी तरह इल्म तबैयात फिजिक्स में मुताला किए जाने वाला फासला 10 की कुव्वत -14 मीटर जौहर के मरकज़ी की जसामत, अब जौहर का जो मरकज़ है कितना छोटा होता है पता है ना, उसकी जसामत से लेकर 10 की कुव्वत 25 कायनात की जसामत तक, इतना बड़ा ये इतना फासला होता है। यानी हम जो है सबसे छोटा कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, ये पहले हम किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी जसा, हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे जो जौहर का मरकज है उसकी जसामत कितनी कितनी उसकी रेंज है, उसकी हद कितनी है, 10 की कुव्वत वज़ा 14। कितना छोटा होगा आप सोचिए, आप 10 की कुव्वत वज़ा यानी 0.000 ऐसे 14 जीरो ले लेने। जौहर के मरकज की जसामत से लेकर 10 की कुव्वत 25 मीटर कायनात की जसामत तक होता है। तबीयत में मुताला किए जाने वाले अजसाम की कमियत की हदूद 10 की कुव्वत 30 kg इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर कमियत के बारे में, पहला मीटर फासले के बारे में हो गया, मतलब यहाँ पर हम इसके यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, कमियत के बारे में बात कर लेते हैं। तबीयत में तबियत नहीं लेते, इनमें तबियत की बात हो रही है। में मुताला किए जाने वाले अजसाम की कमियत हदूद 10 की कुव्वत 30 kg इलेक्ट्रॉन की कमियत से लेकर 10 की कुव्वत 55 kg यानी कायनात की कमियत तक होती है। इतना छोटे से लेकर इसकी हद, यहाँ पर ये जो पॉइंट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इसमें हदूद बताई गई है। हदूद कहाँ से कहाँ तक के हैं, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, अभी हमने शुरुआत ही नहीं की है, अभी हम उसका से समझ लीजिए इंट्रो लेकर ही चल रहे हैं। 10 की कुव्वत 30 से लेकर इतना छोटा इलेक्ट्रॉन की कमी है, सबसे छोटा जो इलेक्ट्रॉन को माना जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल, उससे लेकर 10 की कुव्वत 55 kg तक के कायनात की कमियत तक के हमने बोला है। तबियत में मुताला किए जाने वाले वक्त की हदूद, अब वक्त के बारे में बात करें अगर, सबसे छोटा वक्त जो है वो क्या है, 10 की कुव्वत 22। इतना छोटा, 10 की कितना छोटा होता होगा वो सोच लीजिए आप, 10 की कुव्वत 22 सेकेंड। रोशनी का न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियर फासला तय करने का, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर न्यूक्लियस, रोशनी की स्पीड कितनी फास्ट होती है, रोशनी कितनी स्पीड आपको तो कितनी उसकी स्पीड कितनी होती है पता है, और न्यूक्लियस
का जो टाइम लगाती है ना, न्यूक्लियस का डिस्टेंस, यानी अगर मैं आसान लफ्जों में बोलूँ तो न्यूक्लियर फासला बोले तो उसने मान लीजिए आसानी के लिए बताता हूँ, जैसे उसने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो फासला तय करने को उसको टाइम लग रहा है रोशनी, अब सोचो रोशनी की स्पीड इतनी ज़्यादा और ये इतना छोटा सा फासला न्यूक्लियर मतलब मरकज कितना छोटा होगा, तो उसके लिए जो टाइम माना गया है वो कितना माना गया है, 10 की कुवत वजा 22 सेकेंड फासला तय करने से लेकर 10 की कुवत 38 सेकेंड, यानी सूरज की उम्र तक के 10 की कुवत 18 10 की कुवत 18 सेकेंड सूरज की उम्र तक के काम होते। इस तरह हम कह सकते हैं कि तबीयत का दायरा बहुत वसी है और इसका मुताला बहुत दिलचस्प है। तबीयत का जोश हर मैदान में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से मैदान में हम तबीयत का जोश यानी इसका एक्साइटमेंट है वो कहाँ कहाँ अपने को देखने को मिलता है। सबसे पहला हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजी की तरक्की ने तफरी एंटरटेनमेंट का पूरा मंजरनामा बदल दिया है। एक रेडियो से लेकर सबसे जदीद साइबर पार्क, इसकी वजाहत नीचे दी गई है। टेक्नोलॉजी जो है एक फिजिक्स का, हम कह सकते हैं कि ये भी फिजिक्स का ही पार्ट है। टेक्नोलॉजी हम आज के ऊपर देख रहे हैं तो ये भी क्या है, फिजिक्स का ही पार्ट है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने तफरी एंटरटेनमेंट का पूरा मंजरनामा बदल दिया है, यानी एक रेडियो से लेकर सबसे जदीद साइबर पार्क तक के वजाहत। इस जुमले का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की ने तफरी के दो तरीकों को बदल दिया है। पहले लोग रेडियो के जरिए तफरी का मतलब जैसे गाने सुनना, खबर सुनना वगैरह वगैरह तफरी करते थे, जबकि अब हम जदीद तरीन साइबर पार्क्स में जा सकते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए आला दर्जे की तफरी। अब कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है। पहले के कंपैरिजन में अगर आज हम देखें, हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उसके अंदर हम क्या कुछ नहीं देख सकते हैं आज की तारीख में। तो तफरी और सहूलतें दस्तियाब होती है। ये तब्दीलियाँ टेक्नोलॉजी की बदौलत है जो वक्त के साथ तफरी के तमाम पहलुओं को बेहतर बना रही है। अब साइबर पार्क जिसके बारे में हमने बोला है उसके बारे में भी देख लेते हैं क्या होता है साइबर पार्क के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें दी गई है साइबर पार्क के बारे में। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा राबते का निज़ाम। राबते के निज़ाम ने दूर दराज इलाकों को करीब करके अपनी जड़ों को मजबूत किया है। अब ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है, वजाहत। इस जुमले का मतलब ये है कि जदीद राब्ते के निज़ाम से इंटरनेट, मोबाइल फोन्स और दिगर मवासलाती टेक्नोलॉजीज ने दूर दराज इलाकों के लोगों को एक दूसरे के करीब कर दिया है। इसके ज़रिए लोग दुनिया की किसी भी हिस्से में होने के बावजूद फौरी तौर पर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इस बढ़ते हुए राब्ते ने लोगों को और माशरे के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया है, जिससे दूरियां कम हो गई है और लोगों का आपस में ताल्लुक मजबूत हुआ है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया राब्ते के निज़ाम के बारे में। जैसे आप अगर आप कोई नोट्स पढ़ोगे इंग्लिश मीडियम वगैरह के, वहाँ पर इतना सा आपको दे देगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका कुछ भी नहीं। तो आप ये देख सकते हो राब्ते के निज़ाम ने दूर दराज इलाकों के करीब करके अपनी जड़ों को मजबूत किया, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया। उसके बाद ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सेहत की साइंस में तरक्की ने बगैर सर्जरी के ऑपरेशन करना मुमकिन बना दिया है। वजाहत, सेहत की साइंस यानी हेल्थ साइंस के सेहत की साइंस में इस तरक्की ने बगैर सर्जरी के ऑपरेशन, अब ये समझो इस चीज़ को। इस जुमले का मतलब ये है कि सेहत के मैदान में तरक्की की वजह से जदीद टेक्नोलॉजी और तिब्बी साइंस ने ऐसे तरीके मुतारिफ कराए हैं जिनसे बगैर किसी सर्जरी के ऑपरेशन मुमकिन हो गए। ये गैर सर्जिकल तरीके जदीद आलात और तकनीकियों पर मबनी होते हैं, जैसे लेज़र, अल्ट्रासाउंड या रोबोटिक टेक्नोलॉजी, जो मरीज के जिस्म की में कट लगाए बगैर इलाज को मुमकिन बनाते हैं। ये अब इसकी मिसालें कौन सी है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसालें दी गई हैं, जैसे लेज़र सर्जरी फॉर एग्जांपल। आंखों की बीनाई बेहतर बनाने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बगैर किसी सर्जरी के लिए लेज़र शुआओं के जरिए थोड़ा सा देखा नहीं बराबर। आंखों की बीनाई बेहतर बनाने के लिए लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बगैर किसी सर्जरी के लेज़र शुआओं के जरिए कॉर्निया की दुरुस्तगी की जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट एंडोस्कोप सर्जरी। ये तरीक़ेकार पेट या किसी और अंदरूनी उज़ू की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक बारीक कैमरा और आलात को जिस्म में
एक छोटे से सुराख से दाखिल किया जाता है और बगैर किसी बड़ी सर्जरी के ऑपरेशन किया जाता है। ये तरीका न सिर्फ मरीज के लिए कम तकलीफदार होता है बल्कि जल्द सेहतयाबी को भी मुमकिन बनाता है। पहले क्या होता था, बड़ा सा कट लगा दिया था, चीरा मारा जाता था, कट लगाया जाता था, तो उसको बड़े से टाके लगाए जाते थे। टाका मारने के बाद में वो कितना टाइम ले लेता था सूखने के लिए जख्म, है ना। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब बहुत ही कम टाइम में बगैर ज़्यादा दिक्कत के काम हो जा रहे हैं और जल्दी से जख्म भी रिकवर हो जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, टेलीस्कोप और सैटेलाइट ने इंकशाफ शुदा कायनात के इल्म की हदें तोड़ दी है। इसका मतलब भी समझिएगा। वजाहत, टेलीस्कोप और सैटेलाइट की तरक्की ने हमें कायनात के बारे में मालूमात हासिल करने की नई राहें फराहम की है। इन टेक्नोलॉजीज की मदद से हम दूर दराज कहकशाओं, सितारों और दिगर फल्कियाती अजसाम की तफसीलात जान सकते हैं जो पहले मुमकिन नहीं था। टेलीस्कोप्स ने हमें रोशनी की रफ्तार के करीब मौजूद अशिया की मालूमात फराहम की है, जबकि सैटेलाइट्स ने ज़मीन के बाहर कायनाती तस्वीर और डेटा जमा करने में हम अहम किरदार अदा किया है। इस तरह इन दोनों टेक्नोलॉजीज ने कायनात की वसअत और इसके असरार को समझने में मदद की है। उसके बाद हमें और यहाँ पर दिया गया है टेलीस्कोप के बारे में, यहाँ पे जो आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। टेलीस्कोप और सैटेलाइट ने कायनात के इल्म की हदें तोड़ दी है। इसका क्या मतलब, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमें दूर दराज कहकशाओं और सितारों की तफसीलात देखने की इजाज़त देती है। मसलन हेबल टेलीस्कोप ने न सिर्फ हमारे निज़ाम शमसी के बाहर की कहकशाओं की तस्वीर फराहम की है बल्कि इन साख्त और इर्तिका के बारे में इनकी साख्त और इर्तिका के बारे में भी मालूमात फराहम की है। इसी तरह सैटेलाइट जैसे केपलर ने ज़मीन से दूर सैयारों की तलाश में मदद की है और ये हमें इन सैयारों के माहौल, आब व हवा और मुमकिन हयात के बारे में मालूमात फराहम करते हैं। इनकी तरक्की ने कायनात की पेचीदगियों को समझने में बहुत मदद की है। इस तरह इन टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारे इल्म की हदें बढ़ गई है, जिसकी मिसालें कायनाती दरियाफ्तों में देखने को मिलती है। ये तरक्की हमें एक नए नज़रिए फराहम करती है कि हम कायनात में अपनी जगह को किस तरह देखते हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को समझने में मदद करती है, ठीक है, और इसके पहलुओं को समझने में मदद करती है। टेक्नोलॉजी के बारे में बात है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, गैर दरियाफ्त शुदा ज़राए से तवानाई के ज़राए की तलाश की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये चीज़ें अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ोगे ना तो वहाँ पर ये सिर्फ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं, ऐसे पॉइंट दे दिया है। ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ये यहाँ पर ब्लू कलर में दिख रहा है, ऐसे दे दिया है। एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पे जो है ना, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ यहाँ पर। गैर दरियाफ्त शुदा ज़राए से तवानाई के ज़राए की तलाश का मतलब क्या है। साइंसदान और मुहक्किकीन ने नए और काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल की तलाश कर रहे हैं। इसमें सूरज, हवा, पानी और ज़मीन की अंदरूनी हरारत जैसी कुदरती ताकतों के ज़रिए तवानाई पैदा करने की कोशिशें शामिल हैं। ये तलाश इसलिए की जा रही है ताकि माहौलियाती तब्दीलियों और मौजूदा तवानाई के वसाइल की कमी के मसाइल का सामना किया जा सके। मिसाल के तौर पर जौहरी फ्यूजन और तवानाई का एक मुमकिन गैर दरियाफ्त शुदा ज़रिया है कि तहकीक हो रही है, जो कुदरती तौर पर सितारों में होती है और इसमें बेहद तवानाई पैदा करने की सलाहियत है। इस तरह की तरक्यात न सिर्फ तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद करती है बल्कि ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम को भी महफूज रखने की कोशिश करती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इंसान की ज़मीन से बाहर कायनात की तरफ पहुंचने को मुमकिन बनाए। क्या है, इंसान की ज़मीन से बाहर कायनात की तरफ पहुंचने को मुमकिन बनाए। वजाहत, इंसान की ज़मीन से बाहर कायनात की तरफ पहुंचने का मतलब ये है कि इंसान ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से खला की तरफ सफ़र करना मुमकिन बनाया है। ये सफ़र मुख्तलिफ मशीनों और टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए मुमकिन हुआ है। जैसे खला की तहकीक, इंसान ने मुख्तलिफ खलाबाजों के मिशन के ज़रिए ज़मीन के मदार से बाहर पहुंचने की सलाहियत हासिल की है, जैसे अपोलो मिशन जिसने इंसान को चांद पर उतारा। खला सेकंड पॉइंट है, खला जहाज और सैटेलाइट्स मुख्तलिफ अक़साम के खलाई जहाज, जैसे अभी हम इसको पॉइंट को भी एक्सप्लेन करते हैं। खलाई जहाज और सैटेलाइट्स मुख्तलिफ अक़साम की खलाई जहाज जैसे कि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 ने इंसानों को बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन ISS तक पहुंचाने और मज़ीद दूर की मंजिलों के लिए रवाना करने में अहम किरदार अदा किया है। यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं
किसी को अगर कोई पॉइंट में दिक्कत हो या फिर अगर किसी को लगे सर ये पॉइंट में कुछ अपडेट होना चाहिए, हो सकता है कि टाइपिंग या कुछ इस तरीके से इसमें कुछ एरर आ गई हो या गलती अगर आपको नज़र आए किसी में, आप हमें बिल्कुल बता दीजिएगा, नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। वैसे तो पूरी कोशिश की गई है इस बात की कि इसमें कोई गलती ना हो, लेकिन हो सकता है टाइप वगैरह में कुछ दिक्कत हुई है तो आप बता दीजिएगा। प्लांट मिशन, मरीख और दिगर सैयारों पर मिशन जैसे कि मार्स रोवर ने इंसानियत को इन सैयारों की सतह की तस्वीर कशी करने और इंसान की इनकी खसूसियात का मुताला करने की इजाज़त दी है, जिससे हमारे अखलाकी तफहीम में इजाफा हुआ है। ये पेशतर, ये थोड़ा सा चेक कर लो, इंसानी इल्म और तहकीक की एक जो पॉइंट लग रहे हैं ना, मैं उसको कर लेता हूँ अंडरलाइन और मैं अपने पास में भी अपडेट कर लूँगा। इल्म और तहकीक की एक मिसाल है जो इस बात को साबित करती है कि हमने अपनी हुदूद को बढ़ाया है और खला की गहराइयों में पहुँचने के काबिल हो गए। इस तरह की तरक्यात को देखते हुए मुस्तकबिल में मजीद खलाई मिशंस और दरियाफ्तों की तौक़े की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद जो हमारे पास है वो है खतरनाक जगहों पर रोबोटिक्स का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है खतरनाक जगहों पर रोबोटिक्स का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। वजाहत, खतरनाक जगहों पर रोबोटिक्स का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये इंसानों को खतरे से बचाने में मदद देते हैं। इनके इस्तेमाल की कुछ अहम वजूहात ये है। खतरनाक मिशन, जैसे रोबोटिक्स को क्यों फ़ायदा होता है, रोबोटिक्स से क्या फ़ायदा मिल सकता है। रोबोटिक्स को ऐसे इलाकों में भेजा जा सकता है जहां इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा हो, जैसे कि धमाकों, जलजलों या कीमियाई हमलों के बाद के हालात। ये मशीनें मुतासरा जगहों की जांच कर सकती है और ज़रूरी मालूमात फराहम कर सकती है। हिफाजती काम, मुख्तलिफ किस्म के रोबोटिक्स जैसे कि बम नाकारा करने वाले रोबोट्स इमदादी मिशन में अहम किरदार अदा करते हैं। वो धमाके खेज मवाद की जांच करते हैं और इसे नाकारा बनाने में माहिर होते हैं, जिससे इंसानी जानें महफूज रहती है। सनदी इस्तेमाल, खतरनाक सनदी हालात में जैसे कि केमिकल प्लांट्स और हाइड्रोकार्बन की पैदावार में रोबोटिक्स इंसानों की जगह काम कर सकते हैं। ये लोगों को जहरीले मवाद या खतरनाक हालात से दूर रखते हैं। चलिए आज के लिए तो इतना ही, इसके बाद का जो पार्ट रहेगा मैं नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सिर्फ नोट्स एक्सप्लेनेशन वीडियोस है, यानी यहाँ पर मैं टॉपिक को डिटेल जैसे मैं बोर्ड के ऊपर समझा देता हूँ या फिर वो जो है उसके लिए मैं स्पेशल अलग से वीडियोस बनाऊंगा। ये सिर्फ नोट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें, यानी अगर आपको कोई टॉपिक यहाँ पे, क्योंकि कैसा है नोट्स बनाने के बाद में बच्चों को नोट्स अगर मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे उसको बच्चों को समझाने की भी देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई वो टॉपिक ऐसा पढ़ रहा हो जिसको वो टॉपिक, किसी बच्चे को वो टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर वो कहाँ से पता करे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्पेशली ऐसे वीडियोस हर नोट्स के जो नोट्स का टॉपिक रहेगा उसके लिए मैं यहाँ पर वीडियोस रखूँगा, ताकि बच्चा वो नोट्स जब पढ़ाई करे तो ये वीडियोस का वो सहारा ले, ताकि उसको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ